नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की हमारी कहानी का नाम है रहस्यमयी दुल्हन। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। गाजे बाजे के साथ नई दुल्हन का स्वागत किया जा रहा था। दर्शना देवी हाथ में आरती का थाल लिए उसके दरवाजे तक पहुंचने का इंतजार कर रही थी। घर के अंदर मंगल गीत गाए जा रहे थे। कुछ औरतें दर्शना देवी के साथ खड़ी हुई आपस में नई बहू के विषय में चर्चा कर रही थी। कुछ देर बाद चंद्रिका अपने ससुराल के दरवाजे पर आंखें झुकाए सकुचाई सी गठबंधन से बंधी हुई अपने पति शेखर के साथ खड़ी हुई थी। सुर्खलाल लहंगे के साथ 16 श्रृंगार किए चंद्रिका के सौंदर्य पर मोहित हो शेखर उसकी ओर ही देखे जा रहा था। ये देखकर दर्शना देवी की प्रसन्नता का कोई पार न था। सर्वप्रथम उन्होंने नवविवाहित दंपति की आरती उतारी और फिर उसके बाद गृह प्रवेश की विधि पूरी करने के लिए चावलों भरा चांदी का कलश चंद्रिका के आगे रख दिया। चंद्रिका अपने ससुराल में अपने पति शेखर के साथ गृह प्रवेश करती है, जहां उसकी सास दर्शना उसका स्वागत करती है। उसके घर में आते ही कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं शुरू हो जाती हैं। ससुराल की कुल परंपरा के अनुसार चंद्रिका अपने कमरे में अकेले ही रह रही होती है कि उसे अपने कमरे में एक और घूंघट वाली दुल्हन दिखाई देती है, जो उसके आवाज देते ही वहां से भाग जाती है। उसका पीछा करते हुए चंद्रिका को पता चलता है कि वह एक बहुमंजिला हवेली में है, जहां की हर एक मंजिल हूबहू एक जैसी ही बनाई गई थी। वो ये देखकर चौंक जाती है। उसे हवेली कुछ जानी पहचानी लग रही थी। अब आगे मैं यहाँ कैसे आई? मैंने तो सीढ़ियाँ चढ़ी ही नहीं, और जब मैं इस घर के बाहर खड़ी थी तो यह कोई हवेली नहीं बल्कि एक छोटा सा मकान था, लेकिन अब यहाँ पर एक हवेली है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे ये जगह इतनी देखी हुई सी क्यों लग रही है? चंद्रिका ने खुद से ही पूछा। चंद्रिका ये सब सोच ही रही थी कि उसे याद आया कि वह अपने ही जैसी किसी दुल्हन का पीछा कर रही थी। इतना याद आते ही उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे वहां पर कोई दिखाई नहीं दिया। शायद जब चंद्रिका हवेली को देखकर सोच में पड़ गई थी, तभी अवसर पाकर वो वहां से भाग निकली थी। चंद्रिका उसे ढूंढने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने ही वाली थी कि तभी उसके पीछे से कोई उसके कंधे पर हाथ रख देता है। वो घबरा कर पीछे की ओर देखती है तो वहां उसकी सास दर्शना देवी खड़ी मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखते ही चंद्रिका सटपका जाती है और सिर पर पल्लू करने के लिए अपनी चुनरी पकड़ने के लिए हाथ पीछे करती है। तभी उसे याद आता है कि उस दुल्हन का पीछा करने के चक्कर में वो ऐसे ही बाहर निकल आई थी। इतना ध्यान आते ही उसकी नजर झुक जाती है। यहाँ क्या कर रही हो बहू रानी? दर्शना देवी तिरछी नजरों से देखते हुए पूछती है। मां जी, मैंने अपने कमरे में किसी और दुल्हन को देखा था। मैंने जैसे ही उससे बात करने की कोशिश की, वो भागते हुए यहाँ आई थी। इतना कहते हुए जब चंद्रिका दर्शना देवी को पीछे मुड़कर वो जगह दिखाने की कोशिश करती है तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। उसने देखा कि वह किसी हवेली में नहीं बल्कि उसी छोटे से मकान में खड़ी थी, जिसमें वह कुछ देर पहले ही आई थी। वो मकान के पिछले हिस्से में खड़ी थी। जो कुछ भी उसने अभी देखा था वहाँ वैसा कुछ भी नहीं था। क्या हुआ बहुरानी? आप इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रही हैं? जैसे दर्शना देवी ने कुछ सुना ही नहीं था। कुछ नहीं मां जी, बस थोड़ी गर्मी लग रही थी इसलिए यहाँ चली आई थी। माफ कीजिए मां जी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। चंद्रिका ने सिर झुकाकर कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे और क्या कहे। ठीक है, ये तुम्हारी पहली गलती है इसलिए तुम्हें माफ कर देती हूँ, लेकिन याद रहे आइंदा ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। आगे से तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत होगी तुम इनसे कहोगी। दर्शना देवी के इतना कहते ही एक बूढ़ी औरत लाठी का सहारा लेकर चलती हुई आगे आती है। उस बूढ़ी औरत ने काले रंग का लिबास पहन रखा था। उसके हाथों की खाल सिकुड़कर उसकी हड्डियों से चिपक गई थी, जिससे उनके बूढ़े होने का अंदाजा लगाया जा सकता था, क्योंकि उन्होंने अपने चेहरे पर एक लंबा घूंघट डाल रखा था। उनके हाथों की 10 उंगलियों में बड़े बड़े पत्थर अंगूठी के रूप में सजे हुए थे। इनका नाम त्रिपाला है।
इन्होंने वर्षों तक हमारे परिवार की सेवा की है और अभी भी कर रही है। आज से ये आपके साथ ही रहेंगी। चलिए अब अपने कमरे में चलकर आराम कीजिए। कल सुबह बाकी की रस्में भी करनी है। जल्दी उठिएगा। इतना कहते हुए दर्शना देवी वापस कमरे की ओर मुड़ती है और चली जाती है। चंद्रिका और त्रिपाला भी उनके पीछे चल पड़ते हैं। तभी वो घूंघट वाली दुल्हन उन्हें जाते हुए देख रही होती है। पिछले भाग में अब तक आपने पढ़ा, बिना सीढ़ियों के हवेली की ऊपरी मंजिल पर पहुंच जाना चंद्रिका को अजीब लग रहा था। उसे ये भी याद आता है कि गृह प्रवेश के समय उसने एक छोटे से मकान में कदम रखा था, लेकिन अब वह एक बड़ी सी हवेली में थी। वो अपनी सोच में डूबी हुई थी कि उसे उस रहस्यमयी दुल्हन के बारे में याद आता है जिसका पीछा वह कर रही थी, लेकिन वह दुल्हन वहां से गायब हो जाती है। उसकी सास दर्शना उसे वहां देख लेती है। चंद्रिका उन्हें अपने साथ हुई घटना के बारे में बताना चाहती है, लेकिन वहां सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। दर्शना देवी चंद्रिका को वहां भटकने के लिए डांटती है और अपनी विश्वास पात्र सेवक त्रिपाला को चंद्रिका की सेवा में लगा देती है। अब आगे चंद्रिका त्रिपाला के साथ अपने कमरे में आती है तो उसे याद आता है कि जब वह उस दुल्हन का पीछा कर रही थी तब वह दरवाजे से ही निकली थी, और इसी बीच जब दर्शना देवी उसके पास आई थी तो वह अपने कमरे के पीछे की बालकनी में खड़ी थी। वह बालकनी में कैसे आ सकती थी? बिना कमरे में गए बालकनी में पहुंचना नामुमकिन है, और वह तो कमरे से निकलकर उस दुल्हन का पीछा कर रही थी और कभी कमरे में वापस नहीं आई, तो फिर वह बालकनी में कैसे आई? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसके आगे चंद्रिका कुछ सोच पाती कि तभी त्रिपाला की आवाज आई, आइए बहुरानी आराम कर लीजिए, थोड़ी ही देर में सुबह होने वाली है। इतना कहकर त्रिपाला अपनी लाठी का सहारा लेकर आगे बढ़ती है। चंद्रिका भी अपने कपड़े ठीक कर पलंग पर लेट जाती है और त्रिपाला भी उसी के साथ लेट जाती है। चंद्रिका की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो यही सोच रही थी कि जो कुछ भी उसने देखा और महसूस किया वो सब उसका वहम था या सच। क्या सच में कोई और दुल्हन उसके कमरे में थी? क्या उसने वाकई किसी का पीछा किया था? यही सब सोचते सोचते चंद्रिका ने त्रिपाला की ओर देखा। त्रिपाला सो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी घूंघट पड़ा हुआ था। चंद्रिका को ये बात बहुत अजीब लगी, लेकिन चंद्रिका की त्रिपाला का घूंघट उठाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद चंद्रिका को भी नींद आ जाती है। सुबह हो चुकी थी और चंद्रिका अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसने आज हरे रंग की साड़ी पहनी थी और बालों में फूलों का गजरा लगाया था। आज वह शेखर को देखने के लिए भी बहुत खुश और बेचैन थी। अभी वह आईने में देखकर सिंदूर लगा ही रही थी कि उसे कमरे में झांकती हुई एक परछाई दिखाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां दरवाजे पर कोई नहीं था। इसे अपना वहम समझकर चंद्रिका फिर से आईने में देखते हुए सिंदूर लगाने जा रही थी कि उसे फिर से आईने में वही परछाई दिखाई दी। चंद्रिका बुरी तरह घबरा गई। उसने सिंदूर की डिबिया को नीचे रखा और भागते हुए दरवाजे पर पहुंची। उसने इधर से उधर मुंह घुमाकर देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। भागकर आने की वजह से उसकी धड़कन तेज हो गई थी। उसने गहरी सांस ली और दरवाजा बंद करने लगी। जैसे ही वह दरवाजा बंद करके मुड़ी, उसकी चीख निकल गई। सामने त्रिपाला खड़ी थी, चेहरे पर वही घूंघट, हाथों में वही लाठी। अरे त्रिपाला काकी, आप यहाँ कब आई? अभी तो आप यहाँ नहीं थी। चंद्रिका ने एक सांस में पूछ लिया। जब आपका दरवाजा खुला हुआ था हम तो तभी आए थे बहुरानी जी, आपने देखा ही नहीं। वैसे आप दरवाजे पर किसे ढूंढ रही थी बहुरानी? त्रिपाला ने जैसे व्यंग्य भरे शब्दों में पूछा। चंद्रिका सकपका गई। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या जवाब दे। उसने संभलते हुए कहा, मैं दरवाजा बंद करने गई थी काकी। वो ऐसे तैयार होना अच्छा नहीं लगता है ना? इस घर के दरवाजे कभी बंद नहीं होते बहुरानी। यह इस घर का बहुत पुराना नियम है। त्रिपाला उसके पास आते हुए कह रही थी। तो क्या पति पत्नी का निजी कक्ष भी खुला रहता है काकी? चंद्रिका ने सकुचाते हुए पूछा। उसे अब घबराहट हो रही थी। पति पत्नी का कक्ष केवल रात में ही बंद हो सकता है, वो भी तब जब पति मौजूद हो। त्रिपाला ने स्पष्ट करते हुए कहा।
चंद्रिका को यह नियम बेसिर पैर का मालूम हुआ, लेकिन उसने बहस न करना ही ठीक समझा। त्रिपाला ने आगे कहा, चलिए बहुरानी, मालकिन रसोई घर में आपका इंतजार कर रही है। चंद्रिका ने आगे बढ़कर सिंदूर की डिबिया उठाई। वो डिबिया खोलकर अपनी मांग में सिंदूर लगाने जा ही रही थी कि तभी त्रिपाला ने उसे रोक दिया। रुक जाओ बहुरानी, आप ये सिंदूर नहीं लगा सकती। अब चंद्रिका हैरान रह गई। उसने पूछा, क्यों? ये तो पति की लंबी उम्र के लिए लगाया जाता है। हमारे घर की बहुएं इन सब आडंबरों पर वक्त बर्बाद नहीं किया करती बहुरानी। चलिए बहुरानी, बातों में काफी समय बर्बाद हो गया। इस बार त्रिपाला ने रूखे स्वर में कहा। चंद्रिका को ये बात बहुत बुरी लगी, लेकिन वो कुछ नहीं बोली और त्रिपाला के साथ चल दी। चंद्रिका जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकली, एक नई पहेली उसका इंतजार कर रही थी। बाहर निकलते ही उसकी नजर अपने कमरे की दीवारों पर जा टिकी। दीवारों पर एक बारीक नक्काशी वाला चित्र टुकड़ों में बना हुआ था। उसने चित्र को ध्यान से देखा तो उसका सिर घूम गया। उसके साथ कल रात को जो कुछ भी हुआ था, गृह प्रवेश से लेकर त्रिपाला के साथ सोने तक, हर एक घटना उस चित्र में साफ उकेरी गई थी। ये कैसे हो सकता है? ये तो कल रात की पूरी घटना को दीवार पर बनाया गया है। इतनी जल्दी इसे बनाना नामुमकिन है, और मैं त्रिपाला काकी के साथ कमरे में ही सो रही थी। अगर यह चित्र रात में बनाया गया है तो किसने बनाया है, और हम दोनों में से किसी को कोई आवाज क्यों नहीं आई? क्या हुआ बहुरानी, क्या देख रही हो? त्रिपाला के सवाल से चंद्रिका अपनी सोच से बाहर आई। चावल के कलश को अपने दाहिने पैर से अंदर की ओर गिराने के बाद चंद्रिका शेखर के साथ घर के अंदर एक कदम रखती है। तभी एक औरत चांदी की परांत में घुला हुआ लाल रंग लाकर चंद्रिका के आगे रख देती है। उस परांत के आगे एक सफेद रंग की चौड़ी कपड़े की पट्टी बिछा दी जाती है। शेखर चंद्रिका की गठबंधन की ओढ़नी लेकर अलग खड़ा हो जाता है और चंद्रिका अपना पैर परांत में रखते हुए आगे बढ़ती है। परांत से पैर निकालकर चंद्रिका उस सफेद रंग के कपड़े पर अपने लाल रंग के पैरों के निशान बनाती हुई आगे बढ़ती है। उसके आगे बढ़ते ही गिरा हुआ कलश अपने आप सीधा हो जाता है। बिखरे हुए चावल कलश के अंदर भर जाते हैं और सफेद कपड़े से पैरों के निशान अपने आप ही मिट जाते हैं। दर्शना देवी की कुल परंपरा के अनुसार गृह प्रवेश के बाद नववधू को 8 दिन तक अपने कमरे में अकेले ही रहना होगा। इस बीच वह नए परिवेश में अजनबी लोगों के बीच सामंजस्य बिठाने की कोशिश करेगी। ये 8 दिन पुरुष के संयम और धैर्य की भी कड़ी परीक्षा होती थी। इन 8 दिनों में वह रात में अपनी पत्नी के कमरे में प्रवेश नहीं कर सकता था। सारी रस्में खत्म होने के बाद चंद्रिका को उसके कमरे में ले जाया गया। कमरे में दियों की रोशनी की गई थी। सुगंधित इत्र की खुशबू से कमरा महक रहा था। पलंग पर लाल चादर बिछी हुई थी, जिसके ऊपर सफेद रंग का एक कंबल अधखुला बिछाया गया था। कमरे का दरवाजा बंद कर चंद्रिका ने अपना घूंघट खोलकर चैन की सांस ली। उसे यह कुल परंपरा कुछ अजीब सी लगी, लेकिन इसमें छुपी अच्छी शिक्षा को देखते हुए वह अपने आप को समझा देती है। विवाह की थकान की वजह से चंद्रिका को पलंग पर लेटे ही नींद आ जाती है। अचानक से आधी रात को चंद्रिका की नींद खुली। उसे चूड़ियों की खन खन सुनाई दे रही थी। उसने उठकर देखा तो वहां बिल्कुल उसके जैसे कपड़े पहने हुए एक और दुल्हन बैठी थी, जिसके चेहरे पर घूंघट पड़ा हुआ था। चंद्रिका उसे अचानक से अपने कमरे में देखकर डर गई थी। चंद्रिका जैसे ही उठकर उसके पास जाती है, वैसे ही वह धीरे धीरे चलते हुए बाहर निकल जाती है। चंद्रिका उसे कई आवाजें भी लगाती है, लेकिन वह नहीं रुकती। आखिर में चंद्रिका उसका पीछा करने लगती है। उस दुल्हन का पीछा करते हुए जब चंद्रिका अपने कमरे से बाहर भागती है तो वो देखती है कि वह एक महलनुमा हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल पर खड़ी है। इस हवेली में कितनी मंजिल थी, किसी के लिए भी कह पाना संभव नहीं था। इस मंजिल पर खड़े होकर चंद्रिका को नीचे की सभी चीजें चींटी जैसी नजर आ रही थी। इस हवेली की हर मंजिल हूबहू एक जैसी थी। पूरी हवेली लाल रंग के पत्थरों से बनी हुई थी। इस वर्गाकार हवेली की हर मंजिल पर 40 कमरे थे। हर एक तरफ 10 कमरे बने हुए थे। हर 10 कमरों के बाद एक घुमावदार सीढ़ी थी।
चारों दीवारों और उनसे लगे हुए पत्थर के स्तंभों पर एक जैसी नक्काशी और चित्रकारी उकेरी गई थी। बीच में एक बड़ा सा आंगन था। चंद्रिका ये सब देखकर कुछ देर के लिए हैरान हुई थी, लेकिन उसे ये सब कुछ जाना पहचाना लगा। पिछले भाग में अब तक आपने पढ़ा, चंद्रिका पिछली रात की घटनाओं के बारे में सोचते हुए सो जाती है। अगली सुबह जब चंद्रिका अपने कमरे में अकेले ही तैयार हो रही होती है तो उसे दरवाजे पर किसी परछाई के होने का एहसास होता है। वो दरवाजे पर देखने जाती है, लेकिन उसे वहां कोई नहीं मिलता। दरवाजा बंद करने के बाद त्रिपाला को अपने साथ देख चंद्रिका को हैरानी होती है और त्रिपाला से इस बारे में पूछती है, लेकिन त्रिपाला बहाना बना देती है और उसके दरवाजे पर जाने को लेकर उसे ताना मारती है। साथ ही साथ चंद्रिका को घर के नियमों के बारे में बताते हुए उसे सिंदूर लगाने से रोक देती है और अपने साथ रसोई घर में चलने के लिए कहती है। जब चंद्रिका कमरे से बाहर निकलकर दीवारों को देखती है तो उसे दीवार पर कल रात की पूरी घटना दीवार पर चित्र के रूप में दिखाई देती है। इसे देखकर चंद्रिका सोच में पड़ जाती है। त्रिपाला उसे आवाज देती है जिससे उसकी सोच टूट जाती है। अब आगे अपनी सोच से बाहर निकलते ही चंद्रिका को याद आती है कि उसे त्रिपाला के साथ रसोई घर में पहुंचना था। इतना याद आते ही वो दीवार से दूर हट जाती है। उसके चेहरे पर हड़बड़ी साफ दिख रही थी। इससे पहले कि चंद्रिका त्रिपाला के सवाल का कोई जवाब दे पाती, त्रिपाला ने मजाक भरे शब्दों में कहा, क्या हुआ बहुरानी जी? कहीं दीवार में हमारे छोटे मालिक तो नहीं छुपे हुए हैं? इतना सुनते ही चंद्रिका का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने धीरे से कहा, काकी, आपको पता है कि इस कमरे की दीवार पर कितना सुंदर चित्र बनाया गया है? चंद्रिका के मन में अभी भी उलझन बनी हुई थी कि क्या जो उसने देखा था वो सच था या सपना। अब उसे लगने लगा था कि यह सब उसका एक सपना ही रहा होगा। कुछ देर चुप रहने के बाद त्रिपाला धीरे से बोली, सच कहे बहुरानी जी, हमें तो इस घूंघट की वजह से कभी कुछ दिखाई ही नहीं दिया। बस पूरी हवेली, मेरा मतलब है कि पूरा घर कदमों में नाप लिया है हमने। त्रिपाला कुछ हकलाते हुए बोली। हवेली शब्द सुनकर चंद्रिका के कान खड़े हो गए। उसने सोचा कि वो त्रिपाला से इस बारे में पूछे, लेकिन फिर उसे लगा कि यह उसका वहम भी तो हो सकता है, इसलिए वो इस बात को टाल गई। उसने आगे कहा, अरे काकी जी, आप बस जरा सा झांक कर देख लीजिए ये चित्रकारी। उसके बाद तो आप बस इसे ही निहारती रहेंगी। हाँ। इतना कहते हुए जैसे ही चंद्रिका दीवार की ओर देखती है, उसके चेहरे से हंसी और मन की खुशी दोनों ही काफूर हो गई। अब दीवार पर कोई चित्र था ही नहीं। उस दीवार को देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि उस पर किसी तरह का कोई चित्र या नक्काशी की जा सकती थी, क्योंकि वो दीवार उबड़ खाबड़ बनी हुई थी और उस पर जगह जगह पर गड्ढे पड़े हुए थे। चंद्रिका फिर से उलझन में पड़ गई कि यह कोई सपना है या इस दीवार पर सच में कल रात की पूरी घटना का चित्र बना हुआ था। चंद्रिका परेशान सी दीवार की ओर देखे जा रही थी। तभी वो हाथ से दीवार को टटोलती यह समझने की कोशिश करती कि वहां बना चित्र था भी या नहीं। वो अभी इस सोच में खोई हुई थी कि पीछे से त्रिपाला की आवाज आई, क्या हुआ बहुरानी जी? कहीं हमसे पहले आप ही तो नहीं खो गई चित्रकारी की सुंदरता में? इतना सुनते ही चंद्रिका चौंक कर त्रिपाला की ओर देखती है। उसे एहसास होता है कि वह बहुत देर से ऐसे ही खड़ी थी। उसने बात पलटते हुए कहा, चलिए काकी, मां जी इंतजार कर रही होंगी, हम इसे बाद में आकर देखेंगे। इतना कहकर चंद्रिका आगे चल देती है। त्रिपाला भी उसके पीछे बिना कुछ पूछे उसके पीछे चल पड़ी। उन दोनों के चले जाने के बाद उस दीवार पर वह चित्र वापस बन जाता है और वहां पर एक परछाई ये कहते हुए उभरती है, तुम्हारा स्वागत है चंद्रिका, एक बार फिर। उधर चंद्रिका अभी भी इसी उलझन में थी कि उसे इतना बड़ा धोखा कैसे हो सकता है। उसने दीवार पर वह चित्र अपनी आंखों से देखा था, फिर एक ही पल में चित्र कहाँ गया? चंद्रिका के दिमाग में अभी ये सवाल उथल पुथल मचा ही रहे थे कि उसे एक फुसफुसाती हुई सी धीमी आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि जैसे कोई उसका नाम लेकर उसे बुला रहा हो। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था।
उसने इस बारे में त्रिपाला से पूछने के लिए पीछे मुड़कर देखा तो उसके मन का डर और बढ़ गया। त्रिपाला वहां दूर दूर तक आती हुई नहीं दिखाई दे रही थी। वो त्रिपाला के आने का इंतजार कर ही रही थी कि तभी चंद्रिका, इस बार यह नाम हवा में